चलिए, आज के सेशन में सिर्फ हमारे पास में 2 ही क्वेश्चन है। बोलने के लिए 2 है लेकिन ऐसे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं वो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द ऑडिटर shall also state the observation or comments of the auditors on financial transactions or matters which have any adverse effect on functioning of the company discuss। हम लोग 143(3)(f) हमारा क्लॉज था कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसको देखकर लगता है कंपनी के फंक्शनिंग में एडवर्स इम्पैक्ट है, मतलब लॉस से रिलेटेड मामला है, तो उसके बारे में कुछ चंद अनमोल शब्द बोलो, ऐसा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द मैटर टू बी स्पेसिफाइड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। पहले तो ये 2 अलग क्वेश्चन है, तो मतलब इसको 2 अलग सीएनओ होना चाहिए था, लेकिन हमारी टीम ने इसको एक में ही डाल दिया, शॉर्टकट मार दिया, लेकिन क्वेश्चन इंक्लूड किया। और अच्छी बात यह है कि दोनों के आंसर भी दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर अलग से दिया हुआ है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरे का आंसर अलग से दिया है, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो दोनों के आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों के आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो बोले कुछ, अब 143(3)(f) तो हम लोग पढ़कर आए, लेकिन उसको और एक्सप्लेन करो और थोड़ा कुछ बताओ। देखिए, हम कितनी भी तैयारी कर ले, 120 मार्क का पेपर रहता है, उसमें से आप मान के चलिए 10-15 मार्क के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मॉड्यूल में भी कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, इंटर में कम होते हैं, 5-10 मार्क के रहेंगे, फाइनल में ज़्यादा होते हैं। ऐसे चिंता मत करिए, जितना हम पढ़ के गए उसके बेस पे चलिए। हम 100-105 मार्क का पेपर अगर हम हमारे रडार में है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में और बताइए, तो इन्होंने इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट होता है, हम लोग करेंगे इसको डिस्कस। गाइडेंस नोट होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बताता है अलग अलग मुद्दों कैसे डील करना, वहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट कर कर लेकर आए। तो मैंने क्या, बाजू में मैंने, ठीक है, मैंने आपको बताया आंसर। क्वेश्चन बैंक पे जब भी ऐसे क्वेश्चन है, कुछ नया है थोड़ा भी, उसके बाजू में हेडिंग्स लिखी होनी चाहिए। हेडिंग्स अगर आप लिख देते हो ना, हर पैराग्राफ को अगर आप हेडिंग दे दोगे, तो फिर पढ़ना, समझना, याद रखना और रिवाइज करना सब आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3(f) कि अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी मुद्दे के ऊपर, किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर उसने कोई ऑब्जर्वेशन और कमेंट लिखे हैं, तो हमको ये सोचना है वेदर इट इज़ हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है, एज इट इज़ आप रट के नहीं लिख सकते। यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्या ऑडिटर ने अपने पार्ट 1 ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जहां पे वो ओपिनियन देता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वहां पे कोई ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स डाले हैं क्या? ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स मतलब क्या, आज देखो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स में क्या क्या आता है। जब आप एडवर्स लिखते हो वो ऑब्जर्वेशन कमेंट है, जब आप डिस्क्लेमर देते हो तो वो है, जब आप क्वालिफिकेशन देते हो तो है, जब आप एम्फोसाइज ऑफ मैटर डालते हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो वो है, कोई अदर पैराग्राफ्स है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें इस फ्रेज में आ जाती है, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में अगर ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन कमेंट्स, तो उसको जाकर अच्छे से पढ़ो, उसी को पढ़ो। कंपनी ने अपने वेबसाइट पे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी ने न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट 1 में क्या लिखा गया उस पर हमारा पूरा फोकस है, उस पर पूरा हमारा ध्यान है, यही बात वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, और फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी बता दे, ऑडिटर के कमेंट कंपनी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट नहीं लाते, वो नहीं बोल रहे हम लोग। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे फर्स्ट पार्ट में कोई कमेंट है क्या जो दिखाता है दैट देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। हमारे कमेंट से कोई एडवर्स इंपैक्ट कभी नहीं होता, ऐसा क्लैरिफिकेशन भी वहां पे दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नवंबर 18 एमटीपी, मई 18 आरटीपी, यहाँ पे ये आ चुका है और अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, तो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी एज इट इज रेगुलर बुक में नहीं है, अलग से है ये, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूट ने भी कहीं से उठा के डाल दिया, मॉड्यूल में भी नहीं था। ठीक है,
तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप पहले 143F बताएंगे और उसमें इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ ऑडिटर ऑन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैटर, वो इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वो फ्रेज का मतलब क्या है, और हमारे कमेंट से कोई हमारे कमेंट से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। फिर 143(3) में कौन सी बातें बतानी पड़ती है, उसमें तो लिस्ट है ना जी, पूरी लिस्ट है। 143 आपके 5 पॉइंट सीएफओ के, 6 पॉइंट मैनेजर के, 4 पॉइंट आपके कटरीना के एम्प्लॉय के, करेक्ट। 5 + 6 11, 11 + 4 15 पॉइंट है उनके। तो आप वो अपने मन से आपको 15 पॉइंट रिकलेक्ट करके लिखने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट भी दिया, ऑथर्स नोट, कि आपको शॉर्टकट स्टोरी दी हुई है, शॉर्टकट स्टोरी दी हुई है, बस वही करने। अमेंडमेंट के 3 पॉइंट यहाँ पे अभी कवर्ड नहीं है, ये आपको खुद होके ऐड करने हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें आई थी तो वो खुद होके आपको ऐड करनी पड़ेगी। फिर ये एक क्वेश्चन है, May 19 में पूछा है, पहले बेसिकली प्रैक्टिस मेल में था, फिर एज इट इज पूछ लिया था इन्होंने May 19 के एग्जाम्स में। क्या फंडा है कि आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, और आप जिस कंपनी में ऑडिटर हो वहां पे एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। और वो जिस और कंपनी में डायरेक्टर है, जो भी कंपनी होगी बाहर की, उसने लगातार 3 साल तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो क्या होगा। हम लोग पढ़कर आए, अगर कोई कंपनी लगातार 3 साल तक एनुअल रिटर्न या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करते हैं, या फिर वो पैसे पे नहीं करते हैं, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स के डिविडेंड, डिबेंचर या डिपॉजिट का इंटरेस्ट, या उसका रीपेमेंट 1 साल या उससे ज़्यादा, बहुत बुरी बात है। तो जिस कंपनी में ये डिफॉल्ट होता है, उस कंपनी के सभी डायरेक्टर के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि तुम डिस्क्वालिफाइड हो, ठीक है। हमको हमारे ऑडिट रिपोर्ट में बताना है कि साल भर में क्या कोई भी हमारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ क्या अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो किसी और कंपनी की वजह से, बाहर की, हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई हो हमारे खुद के कंपनी की वजह से। डिस्क्वालीफाई तो हो गया ना, वो इज डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया बाहर की कंपनी में, ठीक है। अब वो बाहर की कंपनी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है और हमारे लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, दोनों के लिए डिस्क्वालीफाइड है। जब डिस्क्वालीफाई होता है तो दोनों के लिए डिस्क्वालीफाइड है। बोलने का मतलब यह है, दोनों के ऑडिट रिपोर्ट में, हमारी जो कंपनी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा जाएगा कि बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, और सामने वाले में भी लिखा जाएगा कि बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है। तो यही बात है 143, ठीक है, कि आपको बताना है 164 कि भाई हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि क्या कोई भी बंदा साल भर में डिस्क्वालीफाई हुआ, कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ क्या अंडर 164(2). 164(2) में बंदा कब डिस्क्वालीफाई होता है वो भी बताइए, ठीक है। नॉन फाइलिंग या नॉन पेमेंट की वजह से होता है, बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, दोनों कंपनियों के लिए वो डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है, दोनों कंपनियां बोलेगी ये डेट से बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, इतना ही था।